धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धैर्य बनाकर रखिए, जीवन में धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। सब कुछ होगा, समय पर होगा। वक्त सभी का आता है लेकिन वक्त पर ही आता है। टूटिए मत, लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। शुरू करते हैं हम लोग वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जो भी प्रश्न छूटे हैं सब कुछ मैं कवर कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। तो पेश है आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस जो छूटे हुए थे पिछले दिनों में, तबियत खराब होने की वजह से जब वीडियोस नहीं आई थी, तो उनको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ में इस वीक का रिवीजन करने वाले हैं शानदार तरीके से। तो सभी को ये वीडियो देखना है, ना सिर्फ रिवीजन वालों को बल्कि उन लोगों को भी जो 7 तारीख और 8 तारीख, जब बीच में 2 दिन का गैप हुआ था, उस दिन की करंट अफेयर जब छूटा था, तो मैंने कहा था सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, एक भी आपको छूटेगा नहीं। और आपको इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है, आप जानते ही हो। एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लेना, जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप ये पेरू में आयोजित हो रहा है। अभी पार्थ माने ने जब 2 गोल्ड जीता था तो मैंने कवर कराया था। तो वो चैंपियनशिप अब कंप्लीट हो चुकी है, उसमें भारत ने टोटल 24 मेडल जीते हुए हैं। तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 13 गोल्ड के साथ 24 मेडल जीता है टोटल। इंडिया ने, इंडियन के शूटर्स ने जीता है, क्योंकि शूटिंग का ये वर्ल्ड चैंपियनशिप था, आईएसएसएफ था। मेडल टेबल में भारत शीर्ष पर रहा, एज यूजुअल भारत हमेशा टॉप पर ही रहता है आईएसएसएफ के विश्व कप में। 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 कांस्य पदक जीते भारत ने। नॉर्वे दूसरे पर रहा और तीसरे स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे तीसरे पर रहा, इटली दूसरे पर रहा, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्थ माने का नाम आपको याद रखना है। पार्थ माने, इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में किस राज्य के सीएम ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लोगो और शुभंकर को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, लोगो और शुभंकर वही राज्य का सीएम लॉन्च करेगा जिस राज्य में आयोजन होना होगा। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी ये आयोजन होने वाला है बिहार में। इसको मैं पहले भी कवर करा चुका हूं कुछ दिनों पहले। तो बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने इसके लोगो और शुभंकर का अभी अनावरण किया, लोगो और मस्कट का। ठीक है, यहाँ पर आपको नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं, ये है शुभंकर, ठीक है ना। तो इन्होंने लॉन्च किया है। नवंबर 11 से लेकर 20 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। कहां पर? राजगीर, बिहार में। ठीक है, बिहार के राजगीर जिले में आयोजित किया जाएगा। शुभंकर क्या है, या कहें मस्कट क्या है, तो ये है गुड़िया। मस्कट क्या है? गुड़िया है। शुभंकर इसे हिंदी में बोलते हैं, मस्कट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से ये प्रेरित है, गुड़िया। ओके, इसमें भारत, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान 6 देश शामिल हो रहे हैं। अगला, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को साथियों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तो इसी याद में हम लोग मनाते हैं। इस बार 92वां है, इस बार याद रखना 92nd एयरफोर्स डे था 8 अक्टूबर को। वायुसेना का पूछा जाता है मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो नभः स्पृशम दीप्तम, ये है मोटो, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभी। इंडियन एयरफोर्स कैपेबल, स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट, ये इस बार की थीम है, इस थीम के साथ मनाया गया। यानी कि भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, ये थीम है। ठीक है जी, चलिए। तो 92वां इस बार वायुसेना दिवस था। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये अभी रिसेंट ही अपॉइंट हुए हैं। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इन दिनों ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया और खूब चर्चाएं चली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है, और कितने में? आउट ऑफ 127, 127वें स्थान में से, 127 देशों में से भारत जो है 105वें स्थान पर है। और भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, सीरियस श्रेणी में रखा गया है, और ये एक गंभीर बात है। ठीक है, पता नहीं किस रूप में ये लोग
चेक करते हैं, अपना ये इंडेक्स निकालते हैं, भारत जिन देशों को अनाज दान करता है, जिन देशों को अनाज दे करके उन देशों को बचत मतलब बचाव करता है, उन देशों की रैंक भारत से अच्छी बताई गई है और भारत को गंभीर श्रेणी में डाल दिए हैं। तो इसको किसने किसने मिलकर जारी किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्ड, वेल्ट हंगर हेल्प्स ने मिलकर के जारी किया है। जारीकर्ता पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि बहुत ज्यादा विवादित ये इंडेक्स है। विवादित इसीलिए है कि आप सोचो कि भारत को 27.3 स्कोर दिया गया है, 127 देशों में 105वें स्थान पर, मतलब लास्ट वाले पोजीशंस में हैं। भारत के जो अपने पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन देशों की रैंकिंग भारत से बहुत अच्छी बताई गई है। आप सोचो, जैसे कि अभी देखो श्रीलंका 56 है, 56वें स्थान पर, भारत को 105वें पर, नेपाल को 68 पे, बांग्लादेश को 84वें स्थान पर। अब देखो श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में आपने देखा कि भुखमरी टाइप की स्थिति आ गई थी, भारत ने ना जाने कितने अनाज उनको दिए मुफ्त में और उसके बाद उनको बचाया। वहां पर स्थिति बहुत बेकार थी। नेपाल में भी मंदी चल रही थी, बांग्लादेश में भी बहुत मंदी आ गई थी, आर्थिक मंदी, सरकार गिर गई, वहां पर सरकार भी गिरा दिया गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही थी, लेकिन इनको भारत से अच्छे बेटर कंडीशन में रखा गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान हालांकि भारत से नीचे पायदान पर रखे गए हैं। अगला, फिलहाल आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, 105वें स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया है? तो निजुत मोइना योजना जो है, इसको अभी असम सरकार ने शुरू किया है, असम की महिलाओं को लेकर के, असम की गर्ल स्टूडेंट को लेकर के। गर्ल स्टूडेंट आगे अगर पढ़ना चाहती हैं, जैसे कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक अगर छात्राएं पढ़नी चाहती हैं, तो उनको मासिक वजीफा दिया जाएगा। जैसे उच्चतर माध्यमिक के लिए 1,000 रुपए, डिग्री के लिए 1250 और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए 2500 की हर महीने वजीफा दिया जाएगा, ये यहाँ पर घोषणा की गई है। टोटल 1500 करोड़ का ये योजना बजट रखा गया है। तो निजुत मोइना छात्रवृत्ति योजना याद रखना, असम सरकार की योजना है। अगला, हाल ही में 700 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडारण वाले सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 700 अरब डॉलर का मुद्रा भंडारण, विदेशी मुद्रा भंडारण भारत का हो गया है और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो गया है। भारत से पहले, भारत के अलावा चीन, जापान और स्विट्जरलैंड का विदेशी मुद्रा कोष में 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मुद्रा कोष है, विदेशी मुद्रा भंडारण है। ठीक है, 700 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि ये देश की स्थिरता को दर्शाता है कि आपके पास कितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडारण है, आप उतना छाप सकते हो करेंसी भी, उसके बाद आपकी उतना इकोनॉमिक मजबूत रहेगी, स्टेबिलिटी आपके यहाँ रहेगी। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडारण की जब कमी होने लगती है, तभी आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने लगती है ना। तो यहाँ भारत, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान, ये 4 देश ऐसे हैं जो 700 अरब डॉलर के ऊपर विदेशी मुद्रा भंडारण अपने यहाँ रखते हैं। अब आप कहोगे अमेरिका क्यों नहीं है? भाई अमेरिका की मुद्रा ही तो यहाँ ये लोग रखने की बात कर रहे हैं, अमेरिका की मुद्रा ही की रखने की बात कर रहे हैं। 700 बिलियन जो है ये यूएस डॉलर की ही तो रखने की बात कर रहे हैं। यूएस के पास तो खुद ही डॉलर है ना। तो और उसके पास, यूएस के पास तो मतलब जोड़ो ही मत, इतना ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड स्टोरेज पड़ा हुआ है कि बहुत ज्यादा है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारण देश है। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात देखो, विजयदशमी का लास्ट बचे हुए हैं कुल गिने चुने अब से 12 घंटे। 12 घंटों में आप जाइए फटाफट से, पहली फुर्सत में इसका फायदा उठाइए। जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं, चाहे वो संकल्प बैच हो करंट अफेयर का, चाहे वो जीएस का सफलता बैच हो, चाहे वो छपरा एक्सप्रेस बैच हो एएलपी वालों का, चाहे वो अर्जुन बैच हो एनटीपीसी वालों का, सब का सब कर दिया गया है 269 में, मात्र और मात्र 269 में। फटाफट से जाकर के इसको परचेज करो अभी के अभी, पहली फुर्सत में, क्योंकि ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आने वाला है। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको और वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। मोस्ट क्वालिटी कंटेंट, मैं चाहता हूं ना जितने स्टूडेंट हैं वो जाने कि एमजेटी एजुकेशन पे किस प्रकार के, किस क्वालिटी के कंटेंट मिलते हैं। इसीलिए इतना दाम कम किया गया है, जिससे सभी स्टूडेंट को पता लगे। एटलीस्ट जो लोग महंगा देखने की वजह से नहीं ले रहे थे, उनको पता नहीं लग पा रहा था कि किस प्रकार की क्वालिटी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप जाकर के देखोगे जो कोर्स मिलते हैं, जिस प्रकार के टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं, आ करके एक बार एमजेटी एजुकेशन का देख लेना, मैच करा लेना। वहां पर आप बड़ा नाम देख करके जाते हो, लेकिन वहां क्लासेज में कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होता है। यहाँ पर मेरे ही द्वारा क्लासेस ली गई हैं, आप जाकर के इसको ले सकते हो मात्र 269 में। मौका अंतिम है, इसके बाद मत कहना। अगला,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संकल्प पहल शुरू की? देखो, हम लोगों ने संकल्प बैच लॉन्च किया, इन्होंने संकल्प पहल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वहां के सीएम हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है संकल्प इनिशिएटिव टू टैकल इरेडिकेट ड्रग ट्रैफिकिंग। देखो, ड्रग से दूरी, नशीली दवाओं की तस्करी जो हो रही है उनसे दूरी बनाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जो लोग उसके आदी हैं उनको पुनर्वास का समर्थन करने के लिए, इन सब के लिए ये पहल शुरू की गई है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान शिमला में इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है और सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल में कोटला बागोड़ में संकल्प पहल के तहत नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ये खोले जाएंगे। अजीत विनायक को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? अजीत विनायक, अब तक दोस्तों ये इजिप्ट में थे भारत के राजदूत, अब ये जर्मनी में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये हैं अजीत विनायक। तो ये अजीत विनायक गुप्ते इनका पूरा नाम है, अपॉइंटेड एट द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द जर्मनी। तो जर्मनी में ये होंगे 1991 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। क्लियर है? इसके पहले ये डेनमार्क में, मिस्र में, इन सब जगह भी राजदूत का काम कर चुके हैं। संजीव कुमार सिंगला, ये फ्रांस में अगला राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इसी क्वेश्चन में ये भी इंक्लूड कर लो। ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन हो गए, 2 नियुक्तियां हो गई, याद रखना। ये इससे पहले अभी इजराइल में थे, अब ये गए हैं फ्रांस। और देखो, दोनों देश ना बड़ा गजब है। अभी इजराइल और फ्रांस के बीच में कहासुनी हो गई थी बीच में, और यहाँ पर देखो राजदूत इधर उधर हुए। अगला, हाल ही में 61वें ईरानी कप का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईरानी कप। ईरानी कप साथियों, जो रणजी ट्रॉफी विजेता होता है ना, उसके बीच में और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में, बाकी की सभी टीमों के मिला करके जो टीम बनती है वो रेस्ट ऑफ इंडिया, उनके बीच में होता है एक टूर्नामेंट। ठीक है, तो मतलब 2 ही टीम होती है इसमें ईरानी कप में हमेशा। जो रणजी जीतेगा वो आकर के रेस्ट ऑफ इंडिया से लड़ेगा। तो कई बार रेस्ट ऑफ इंडिया जीतती है, कई बार बाकी जो टीमें होती हैं वो जीतती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार मुंबई ने जीत लिया, रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा दिया, यानी शेष भारत को हरा दिया। ठीक है ना? तो इनको हरा करके मुंबई विजेता रही, और मुंबई ने देखिए ईरानी कप विनर लिस्ट, मुंबई विन 15th टाइटल आफ्टर 27 ईयर इन 2024। तो इनका ये 15वां टाइटल था आफ्टर 27 ईयर। ठीक है, तो 61वां ईरानी कप इन्होंने जीत लिया है शेष भारत को हरा करके। उपविजेता यही रहेगा हमेशा, जब कोई दूसरी टीम जीतेगी तो उपविजेता शेष भारत ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि जो विजेता होती है, विनर्स होती है, उसको इससे लड़ना होता है। 15वीं बार जीता है। बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है घरेलू क्रिकेट मैच है। घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी होता है, विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली है, ईरानी कप है, आईपीएल है। इसके अलावा भी और ऐसे छोटे मोटे होते हैं। कभी कभी स्पेशल टाइप के टूर्नामेंट करा दिए जाते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हुआ या फिर लीजेंड क्रिकेट लीग हुआ। ठीक है ना? ऐसे। तो शुरुआत इसकी 1959 से 61 में हुई थी। अगला, हाल ही में सिंगापुर ओपन स्नूकर का खिताब किसने जीता? सिंगापुर ओपन स्नूकर, स्नूकर या बिलियर्ड्स, इनका संबंध पंकज आडवाणी से है। पंकज आडवाणी बहुत ही महान खिलाड़ी हैं स्नूकर और बिलियर्ड्स के। इन्होंने सिंगापुर ओपन जीत लिया है। इनका नाम आप देखें, इनका चेहरा तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये है पंकज आडवाणी। जेडन ओंग को हरा करके इन्होंने ये जीता हुआ है सिंगापुर ओपन का खिताब। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्नूकर और बिलियर्ड से कि क्यू शब्द किससे संबंधित है? क्यू शब्द किससे संबंधित है? तो आप बताना क्यू शब्द का संबंध स्नूकर या बिलियर्ड से है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। अगला देखते हैं, वर्ष 2024 का मिदोरी पुरस्कार किसे दिया गया? मिदोरी पुरस्कार, मिदोरी पुरस्कार 2024 का मिला वेरा वोरोनोवा को और इसाबेल अगुस्टिना को। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरा और इसाबेल यहाँ पर आपको दोनों दिख रही हैं। इन दोनों को दिया गया है किसके लिए? इनको दिया गया है जैव विविधता संरक्षण और स्थिरता में इनकी भूमिका के लिए। तो मिदोरी पुरस्कार जो है, याम IDORI पुरस्कार जो है, वेरा वोरोनोवा जो कि कजाकिस्तान की हैं, इसाबेल अगुस्टिना जो कि पेरू की हैं, इन दोनों को दिया गया है। वेरा वोरोनोवा जो है ये कजाकिस्तान में जैव विविधता संरक्षण संघ की कार्यकारी निदेशक है, और मध्य एशिया में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बहाली और लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं।
इसाबेल अगुस्टिना जो हैं, इन्होंने पेरू में ऐसे ही सेम काम किए हैं। लगभग लगभग वी हनी रूट के माध्यम से इन्होंने परागकर्ताओं के संरक्षण में उनके कार्य की मान्यता दी गई है। मतलब ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही थी वहां पर, और मधु उत्पादन को सामुदायिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के साथ जोड़ते हैं इनका काम। इसलिए इन दोनों को चुना गया है इस अवार्ड के लिए, मिदोरी पुरस्कार के लिए। ठीक है, पूरा कंटेंट का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आप वहां से भी रीडिंग लगा सकते हो। अक्टूबर 2024 में किस जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की एक दिग्गज जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। दीपक कर्माकर साथियों उस टाइम पर चर्चे में आई थी जब ये रियो ओलंपिक में मात्र कुछ पॉइंट से चूक गई थी मेडल लाने से, चौथे पोजीशन पर आ गई थी और मेडल नहीं मिला था। लेकिन इनका इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन था जो आज तक किसी भारतीय ने नहीं हासिल किया था। इस वजह से इनको सम्मान भी दिया गया आगे चल करके। ये पद्मश्री भी पा चुकी हैं, अर्जुन पुरस्कार पा चुकी हैं, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इन्हें मिल चुका है। तो इन्होंने अब जिम्नास्ट को कह दिया है अलविदा। 25 वर्ष का करियर रहा इनका, शारीरिक थकावट का हवाला देते हुए इन्होंने वो दे दिया। क्योंकि देखो जिम्नास्ट एक ऐसा इवेंट होता है ना, उसमें अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करना होता है, और वो समय के साथ उम्र के साथ हो जाता है गड़बड़। मतलब ऐसा नहीं है जैसे शूटिंग वगैरह गेम है, तो इसमें शूटिंग का तो काफ़ी लंबा समय तक करियर हो सकता है, लेकिन जिम्नास्ट वगैरह में ना जो युवा खिलाड़ी होंगे, जब तक युवा रहेंगे तभी तक वो जिम्नास्ट हो पाएगा। 2016 के रियो ओलंपिक में चौथा स्थान उन्होंने हासिल किया था। 2018 में इन्होंने विश्व कप में जिम्नास्टिक स्वर्ण पदक भी जीता था, मतलब विश्व कप जीती थी। अगला, किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र की आधारित भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया जाएगा? अब आ जाते हैं रिवीजन वाले पॉइंट पर। अब वो क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने पढ़ा रखे हैं और उनका रिवीजन आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो पहला बायो सीएनजी संयंत्र, भारत की पहली आधुनिक गौशाला, ये मध्य प्रदेश में खोली जाएगी और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। लाल टिपारा गौशाला इसका नाम है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। क्लियर है जी? चलिए अगला, हाल ही में किसने अपना पहला चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? पहला चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट इसको जीत लिया कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन्होंने जगनिक सिनर को हराया। जगनिक सिनर जो कि टॉप पर चल रहे थे, तो ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जगनिक सिनर को हरा दिए हैं और अब ये पहुंच गए हैं विश्व के नंबर 1 रैंकिंग पर। तो ये हैं स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज गार्फिया, और जीत गए हैं चाइना ओपन पहली बार। अब तक 4 बार ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी जीत चुके हैं। हाल ही में क्लाउडिया सीनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया सीनबाम ये मैक्सिको की बन गई हैं फर्स्ट वीमेन, या कहें फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, क्लाउडिया सीनबाम। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। चुनाव में 58% वोट इन्होंने हासिल किए हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। अगला, हाल ही में पार्थ माने ने पेरू में आयोजित हो रहे आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? अभी मैंने बताया ना शुरुआत में कि आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 24 मेडल जीते। पार्थ माने ने उसमें 2 गोल्ड जीते हुए हैं, है ना? तो 2 गोल्ड अकेले इन्होंने जीते ही हुए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पेरू में दक्षिण अमेरिकी देश है, वहां पर आयोजित हो रहा था। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने जीता हुआ है। अगला, हैरी पॉटर फिल्म से प्रसिद्ध हुई मैगी स्मिथ का निधन हो गया। इन्होंने कितनी बार ऑस्कर अवार्ड जीता था? मैगी स्मिथ, इन्होंने 2 बार एकेडमी अवार्ड या कहें ऑस्कर अवार्ड जीता था। ये हैरी पॉटर फिल्म से काफी ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी। ब्रिटेन की बहुत ही फेमस ये एक्ट्रेस थी। 7 दशकों से अधिक का इनका करियर रहा था। अपने करियर में कुल 58 पुरस्कार इन्होंने जीते थे, जिसमें 2 ऑस्कर, 5 बाफ्टा, 4 एमी, 3 गोल्डन ग्लोब और 1 टोनी पुरस्कार था। ट्रिपल क्राउन जीतने वाली ये गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक थी। अभी इनका निधन हो गया है। अगला, जॉन हॉपरफील्ड, जेफरी हिंटन, इन दोनों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखो नोबेल पुरस्कार भी इस हफ्ते अनाउंस होना शुरू हुए और धीरे धीरे अनाउंस होते होते 5 के अनाउंसेस आज तक हो चुके हैं। छठा जैसे होता है मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है? तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इन दोनों को भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के सेक्टर में दिया गया है नोबेल प्राइज। किसके लिए? इन्होंने मशीन लर्निंग को आसान बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीन लर्निंग समझने में आसान बनाई इन्होंने, और मशीन लर्निंग की नींव डाली, एक प्रकार से कह सकते हैं। इन्होंने मशीन लर्निंग की नींव डालने की खोजों और आविष्कारों के लिए इनको दोनों को मिला है। अमेरिका के एक हैं ब्रिटिश कनाडिया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल।
6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इकोनॉमी के, लिटरेचर के और पीस के। अगला, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवोकुन, इनको किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल दिया गया? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवोकुन, इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की, और इसके लिए इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के हैं, गैरी रुवोकुन भी अमेरिका के हैं। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको मिला है। अगला, अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया है? भारत का पहला सुपर कैपेसिटिव संयंत्र, ये दोस्तों केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया है, और ये ऐसा भारत का पहला ऐसा सुपर कैपेसिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है, मतलब सुपर कैपेसिटर्स यहाँ पर प्रोडक्शन किए जाएंगे। केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में इसे बनाया गया है, इसरो की मदद से 42 करोड़ की लागत आई हुई है। हाल ही में कहां पर भारत का पहला 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय उद्घाटन किया गया? भारत का पहला 3D सेल्फी विज्ञान, ये फरीदाबाद हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। यह म्यूजियम अपने आप में अद्भुत है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स IBR के ही यूनिट में, उसी के परिसर में ये पहला 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय खोला गया है। ठीक है जी, चलिए अगला, अमेरिका ने किस देश को हार्पून मिसाइलें सौंपी? हार्पून मिसाइलों की पहली खेप अमेरिका के द्वारा पहुंचा दी गई है ताइवान और चीन से टेंशन लगातार बनी हुई है। ऐसे में हार्पून मिसाइल यहां दिया जाना ताइवान को मजबूत करेगा। ये 100 सोर माउंटेड सिस्टम के साथ आता है। मैकडोनेल डगलस, इन कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका दे रहा है ताइवान को। ठीक है, अगला, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो फिजिक्स और मेडिसिन हो गया, अब रसायन विज्ञान लीजिए। तो डेविड बेकर, डेमिस हस्साबिस और जॉन एम जम्पर, इन तीनों को दिया गया दोस्तों रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। डेविड बेकर को हाफ प्राइज मिलेगा, और बाकी के हाफ प्राइज में इन दोनों को दिया जाएगा, हाफ अमाउंट शेयर किया जाएगा। ये हैं तीनों नोबेल पुरस्कार के विजेता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, डेविड बेकर ने इन्होंने जो काम किया इसके लिए इनको, और बाकी का आधा प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए डेमिस हस्साबिस और जॉन एम जम्पर को दिया जाएगा। ठीक है जी, अगला, हाल ही में किस देश की लेखिका हैन कॉन्ग को साहित्य का नोबेल दिया जाएगा? ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है। तो हैन कॉन्ग को दिया जाएगा, जो कि हैं दक्षिण कोरिया की, और इनको साहित्य का नोबेल मिलेगा, साहित्य में इनके योगदान के लिए। ठीक है, मार्मिक योगदान के लिए, इनके गहन काव्य अध्ययन के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है जी, अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी दी है? पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये गुजरात के लोथल में बनाया गया है, और उसी में और विकसित किया जा रहा है। फेज 1 कंप्लीट है, फेज 2 को मंजूरी मिल गई है। तो गुजरात में है, और पीएम मोदी ने इसकी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रालय ने, कैबिनेट मंत्रालय ने इनकी मंजूरी दी है। ये बनेगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ओके, अगला, अनुभवी अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड, इन्होंने किस नाम से अपनी नई चर्चित पुस्तक लॉन्च की? बॉब वुडवर्ड ने वार नाम की एक नई पुस्तक लॉन्च की है, और इस पुस्तक में इन्होंने फिर से वार छेड़ दी हुई है। इसमें इन्होंने सीक्रेट चीजें, सीक्रेट जो टॉक्स हुई हैं जो बाइडेन की, डोनाल्ड ट्रंप की, कमला हैरिस की, इन सबको इसमें रखा है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं ये। ठीक है, वार नाम की इनकी पुस्तक है। अगला, भारतीय नौसेना ने किस नाम से दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल किया? तो दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत ये शामिल हुआ है INS निर्देशक नाम से। INS संधायक इज द फर्स्ट ऐसा सर्वे पोत, और ये सेकेंड ऐसा। ठीक है जी, चलिए, INS निर्देशक है ये, और इसे गार्डन रीच से बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है कोलकाता में, और इसे सौंप दिया गया है। 4 बनाए जाने हैं, 2 बन गया है, 2 और अभी बनना है। अगला, किस देश के परोपकारी संगठन निहोन हिंडाक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला? निहोन हिंडाक्यो, अब ये देखो 5वां है। ठीक है, इसके बाद लास्ट छठा इकोनॉमी वाला बच रहा है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, संडे जैसे बीतेगा अनाउंस होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो नोबेल पीस प्राइज निहोन हिंडाको जो है, इनको ये मिलेगा। ये जापान का ये एक संगठन है,
ऑर्गेनाइजेशन है। और ये संगठन काम किस पर करता है? परमाणु बम ना कोई चलाए, परमाणु बम अपना खत्म करे धीरे धीरे सभी देश जिनके जिनके पास है, 9 देशों के पास है घोषित, तो वो देश परमाणु बम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि परमाणु बम का जो इस्तेमाल हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके दुष्परिणाम काफी हुए थे। उसी के प्रति ये अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इसके लिए इनको ये दिया गया है, निहोन हिंडाक्यो संगठन को। ठीक है जी। अगला, हाल ही में कहां पर 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में, लाओस के वियंतियाने में आयोजित किया गया है। यहीं पर अभी दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की समिट भी हुई, और यहाँ पर यह भी हुई, पीएम मोदी भी गए हुए थे वहां पर। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इनका ये सम्मेलन था 44वां और 45वां, वियंतियाने लाओस में आयोजित किया गया है। इस बार की थीम थी आसियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसाइलियंस। 10 देशों का संगठन है, 1967 में स्थापना हुई थी, जकार्ता में हेडक्वार्टर है इसका। अक्टूबर 2024 में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी मिली है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को अब बाघ रिजर्व के या कहें टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी मंजूरी अब मिल चुकी है। अब तक वहां सिर्फ एक ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, लेकिन अब दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, कैमूर जिले में बनेगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर 54 बाघ मौजूद हैं। अगला, रतन टाटा जी का निधन हो गया, इसके बाद टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रतन टाटा जी के निधन के बाद नोएल टाटा जी को बनाया गया है टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष। टाटा ग्रुप में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, और वो टाटा ट्रस्ट अब तक रतन टाटा जी देखा करते थे, वो चेयरमैन उसके थे, लेकिन उनके निधन के बाद नवल टाटा जो उन्हीं के चचेरे भाई हैं ये देखेंगे। ठीक है ना, नोएल टाटा है, सॉरी, तो नोएल टाटा चचेरे भाई हैं, वो इसको देखेंगे। अब आयरलैंड की इनके पास नागरिकता है, भारत की नागरिकता नहीं है। ठीक है। अगला, 38वां राष्ट्रीय खेल कहां किया जाएगा आयोजित? तो 38वां राष्ट्रीय खेल होगा उत्तराखंड में। देखो, 35वां हुआ था केरल में, ठीक है, 2015 में। 36वां हुआ गुजरात में 2022 में, और 37वां हुआ कहां पर? गोवा में 2023 में, और 38वां अब होगा 2025 में, और कहां होगा? उत्तराखंड में। क्यों ये होगा? 2024 वाला कहां गया? क्योंकि 2024 में था पेरिस ओलंपिक। जब ओलंपिक होता है तो राष्ट्रीय खेल नहीं आयोजित कराते, क्योंकि कहते हैं भैया आप बस एग्जाम आ गया तो अब क्या क्लास चलाएंगे, एग्जाम आ गया तो अब एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है ना, इसलिए तो ये 38वां जो है ये 25 में होगा, 24 में नहीं हुआ है। अगला, तो यहाँ ग्रीष्मकालीन ये राष्ट्रीय खेल होगा, कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी आयोजन कराता है। तो 1924 से ये शुरू हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में पहला आयोजन कराया गया था, तब पाकिस्तान अपना हुआ करता था। अगला, तो ये थे दोस्तों वीकली करंट अफेयर का रिवीजन, इसमें जो क्वेश्चन छूटे थे वो सब कवर करा दिए गए हैं। अब आपको शिकायत नहीं करनी है, जाकर के इसको देखना जरूर है। ठीक है ना, जो जो लोग नहीं देखे हैं फटाफट उनके पास शेयर कर दो, सभी लोग इस वीडियो को देख लें। ये बाकी के जो मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट देता हूँ पीडीएफ में, वो आपके लिए कंटेंट है। आयोजन सम्मेलन हो गए, महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए, इसके अलावा नियुक्त हुए कुछ प्रमुख महानिदेशक हो गए, सैन्य अभ्यास कहां कहां पर किसके किसके बीच आयोजित हुआ, और अंत में एक बार फिर से मैं कहूंगा कि मात्र 269 में इन बैचेस में से कोई सी भी बैच आप ले सकते हो, आखिरी मौका है, इससे कम प्राइस दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।